प्रदेश हमारा का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 62 से 70 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें बताई जा रही हैं। इस अनुमान के मुताबिक अन्य को 42 से 52 सीटों का अनुमान जताया गया है इस मेगा एग्जिट पोल में। तो बड़ी खबर न्यूज 18 के इस मेगा एग्जिट पोल की ये कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हालांकि ये नतीजा नहीं है, नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून को नतीजों से पहले किए गए इस मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर ये बताती हुई कि 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान एनडीए को जताया जा रहा है। और इस मेगा एग्जिट पोल में अगर राज्यवार स्थितियों को देखें तो दिल्ली में 5 से 7 बीजेपी को, 0 से 2 इंडिया गठबंधन को, वहीं कुल मिलाकर 355 से 370 सीटों का अनुमान एनडीए को दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 125 से लेकर 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 42 से लेकर 52 सीटों का अनुमान अन्य के खाते में इस मेगा एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रहा है। तो नतीजे तो 4 जून को आएंगे। नतीजों के लिए भी न्यूज 18 बड़ी और मेगा कवरेज करेगा बड़ी टीम के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए 4 जून के नतीजों पर आप नजर रखिएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 की कवरेज पर। लेकिन फिलहाल जो मेगा एग्जिट पोल सामने आया है उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश में एनडीए को 68 से 71 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें तक का अनुमान जताया जा रहा है और अन्य को कुछ भी यहां हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें 3-3 आपस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस अनुमान के मुताबिक। दिल्ली में 7 सीटों पर 5 से 7 सीटें बीजेपी के लिए सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। केरल में 1 से 3 सीटें का अनुमान एनडीए के लिए है। 15 से 18 सीटें का अनुमान इंडिया गठबंधन के लिए, 2 से 5 सीटों का अनुमान अन्य के लिए है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, 9 से 12 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए 2 से 5 सीटों का अनुमान झारखंड में जताया जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिलकर 2 से 5 सीटों का अनुमान इनके पक्ष में रह सकता है। इस एग्जिट पोल को अगर बताएं तो बढ़त बनाए हुए यहां पर झारखंड में 2 से 5 सीटों पर, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगर देखें तो कुल मिलाकर 9 सीटें हो जाती हैं। 9 सीटों पर बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात राजस्थान की करें तो 25 सीटों का एग्जिट पोल अगर हम देखें तो बीजेपी को 18 से लेकर 23 सीटें मिलने का राजस्थान में अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को 2 से 60 सीटें मिलने का अनुमान इन 25 राजस्थान की लोकसभा सीटों पर है। तो कांग्रेस को 2 से 60 सीटों का अनुमान, वहीं बीजेपी को 18 से लेकर 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों को लेकर। तो इस मेगा एग्जिट पोल के जरिए अगर हम देखें तो हैट्रिक बीजेपी की मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि 2014-2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीती। लेकिन इस मेगा एग्जिट पोल में जो अनुमान दिखाई दे रहा है 18 से 23 सीटों का बीजेपी को मिलने का, वहीं कांग्रेस को 2 से 7 सीटों का, 2 से लेकर 7 सीटों का, तो हैट्रिक बनती हुई बीजेपी की तरफ से मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि दावा लगातार बीजेपी की तरफ से यही किया जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतकर हम हैट्रिक बनाएंगे, 400 सीटें पार करके सरकार बनाएंगे। कुछ बयान भी एग्जिट पोल के मद्देनजर सामने आए हैं, आइए उनको सुनते हैं। कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, ये विश्वास है। और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं
कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज़्यादा आती है। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है, हमें विश्वास है। चलिए अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें जिनमें 2024 के नतीजों का सार छिपा हुआ है। एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आएंगे तब ये बातें सच साबित होती नजर आएंगी। किस तरीके से इन एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें हैं, एक एक करके आइए उनका उल्लेख करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। अकेले बीजेपी जादुई आंकड़ा, यानी जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो पार कर सकती है। 10 बड़ी बातों में पहली और महत्वपूर्ण बात ये इस मेगा एग्जिट पोल की नजर आ रही है, अकेले बीजेपी जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार कर सकती है। यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीटों का अनुमान आ रहा है इस एग्जिट पोल में। तीसरी बड़ी बात, यूपी में बीजेपी को 47% वोट मिल रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत यहां पर एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में एनडीए को 26 से 29 सीटों का अनुमान है। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीटों का अनुमान है। दक्षिण भारत में एनडीए को 51 से 54 सीटों का अनुमान है। दक्षिण भारत में एनडीए को 51 से 54 सीटों का अनुमान है। राजस्थान में बीजेपी को 18 से 23 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। और चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने आज महामंथन किया। पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं ने नतीजों का आकलन किया। पार्टी नेताओं ने जीत का दावा किया तो एग्जिट पोल के साथ बीजेपी ने इनपुट के जरिए एक एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल की। इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। जी हां, देश की बागडोर किसके पास जा सकती है? एग्जिट पोल तो बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बीजेपी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए गए नेता अब लौट आए हैं और एक ही दिन में पार्टी कार्यालय में ताबड़तोड़ 4 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मोर्चे से जुड़े नेता भी मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ लोकसभा उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। मैराथन बैठक में बीजेपी ने एक एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल की। इसमें पार्टी विस्तारकों से लेकर बूथ और शक्ति केंद्रों के साथ जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट का भी आकलन किया गया। यानी एग्जिट पोल के साथ बीजेपी ने सूबे की 25 सीटों के नतीजों का ओवरऑल फीडबैक लिया। देश एक बार फिर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार। और आपने देखा होगा पूरे देश का माहौल उस समय ऐसा बन गया था, देशवासी इस बात को बहुत ही जोर से कह रहे थे कि एक की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और 400 पार निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी भाजपा की आएगी। प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। जैसे ही प्रदेश में मतदान खत्म हुआ, अगले ही दिन अधिकांश उम्मीदवारों के साथ प्रदेश के कद्दावर नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार का जिम्मा दे दिया गया था। अब जब सभी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 4 जून नजदीक है, बीजेपी ने भी अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है। बैठक में बुलाए गए नेताओं की पूरी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मतदान के प्रतिशत से लेकर जातियों के झुकाव तक हर चीज पर चर्चा की गई।
वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए पार्टी ने जो प्रयास किए वो धरातल पर कितने फलीभूत हुए, इसका भी आकलन किया गया। 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों ने इस चुनाव में कितनी छाप छोड़ी, इसका भी बैठक में जिक्र किया गया। 5 तारीख की शाम होते होते पूरी दुनिया इस बात को मान जाएगी कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। सीटें कितनी आ रही है? एनडीए की सीटें गई बार से कम नहीं होंगी, अधिक कितनी हो सकती है एक अलग मुद्दा हो सकता है। वो 400 के बाद में 410 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 401 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है, परंतु 400 के उस पार होनी है। मोदी सरकार के 10 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर कार्यकाल की परीक्षा के नतीजे की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के सभी 25 उम्मीदवारों के अलावा प्रदेश नेतृत्व से लेकर सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा से भी इस चुनाव के नतीजे जुड़े हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट तो है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं। उसे भी पता है कि कुछ सीटों पर कहीं किसान आंदोलन असर दिखा सकता है, तो कहीं पर उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है। इसलिए उसके नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, पर उत्साह पूरे चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इस बीच अलवर ग्रामीण विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस ध्यान साधना को ढोंग और पाखंड करार दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान साधना एकांत में होती है। इन्होंने तो हर एंगल पर कैमरा लगाकर इसका प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि ध्यान साधना अकेले में की जाती है, चारों तरफ कैमरे लगाकर नहीं की जाती। तो आपको बता दें, अलवर ग्रामीण के विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना की, इस पर बड़ा हमला टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में, उनकी तरफ से बोला गया है। उन्होंने इसे ध्यान साधना को ढोंग और पाखंड करार दिया है। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में किडनी कांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। देखिए इस रिपोर्ट में। किडनी कांड पर मचे बवाल के बीच मीडिया को कसूरवार ठहराने वाला, दांतें निपोड़ने वाला डॉक्टर संजय धनखड़ आज लापता है। दरअसल शुक्रवार शाम को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद से लापरवाही का ब्रांड एम्बेसडर फरार है। इससे पहले डॉक्टर संजय धनखड़ के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था और अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल से आरोपी डॉक्टर का प्रैक्टिशनर लाइसेंस कैंसिल करने की मांग उठ रही है। दूसरा, अगर इसमें डॉक्टर साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आरएमसी में जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल करने की हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि वो राजस्थान में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं। दरअसल धनखड़ हॉस्पिटल में 15 मई को एक महिला ईद बानो की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाली गई थी। मरीज के परिजन जब तबीयत बिगड़ने पर उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले गए तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। पीड़िता का पति डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है, ताकि दूसरे लापरवाह किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने का साहस न बटोर सके। डॉक्टर से गलती होने, डॉक्टर को हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए, इन्हें रद्द कर देना चाहिए। यार कितना मरीजा न मारो हुए मान ले जाए गलती करके। हाँ, ये सारी को बंद करो, कोई गरीबा को जो आए नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चले, डॉक्टर चिन्मयी गोपाल की बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट ने डॉक्टर संजय धनखड़ को प्रथम दृष्टया दोषी पाया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जब हमारे संज्ञान में ये बात आई थी, हमने एक रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को भेजा था। जिला कलेक्टर के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल नेग्लिजेंस माना गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने कोतवाली थाने में संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है।
जिस डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही की वजह से एक जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी हो गई है और एक मां के बच्चे बिलखने पर मजबूर हो गई हैं, उस डॉक्टर का लापरवाही से पुराना नाता रहा है। डॉक्टर धनखड़ पहले राजकीय बीडीके अस्पताल में सर्जन थे। साल 2017 में इलाज में लापरवाही से एक मरीज की मौत के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सरकारी नौकरी छोड़कर धनखड़ ने खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। ईद बानो की इन्फेक्टेड किडनी की जगह सही किडनी निकाल ली। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो 17 मई को उन्हें जयपुर रेफर किया गया। इसके बाद वहां से इन्हें इनके गांव नुआ लाया गया और नुआ से फिर बीकानेर और बीकानेर से झुंझुनू और झुंझुनू के बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ईद बानो जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरा सी चूक के बदलते दौर के साथ आपकी मेहनत की कमाई चंद ही सेकंड में गायब हो सकती है। साइबर अपराधी भी नई नई तरकीब अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों की ठगी कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। ना कोई ओटीपी, ना कोई कॉल, फिर भी खाते से निकल गए 2 लाख। चंद सेकंड में खाता हो गया खाली। साइबर अपराधों की नई तरकीब। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और ना ही मोबाइल पर कोई ओटीपी आया, लेकिन खाता फिर भी खाली हो गया। नागौर के मकराना में यूको बैंक की खाता धारक संजू रानोलिया का साइबर अपराधियों ने खाता खाली कर दिया। महिला के बैंक अकाउंट से 2 दिन में 3 बार में 2,25,000 रुपए निकाल लिए गए। फ्रॉड होने की आशंका पर पीड़ित महिला ने ऑनलाइन साइबर सेल में मामला दर्ज करवाया और स्थानीय पुलिस को भी इसकी शिकायत की। हमारी तरफ से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना मेरी मम्मी की तरफ से, ना मेरे पापा की तरफ से, ना मेरी तरफ से। क्योंकि छोटा भाई तो मेरा था नहीं यहाँ पे, उसको भी नहीं पता। तो बैंक में आके हमने इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा साइबर क्राइम में इंफॉर्मेशन दो, उनको कंप्लेन दर्ज करवाओ। तो हमने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा दी है। दरअसल मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संजू ने 3 लाख रुपए यूको बैंक में जमा करवाए। बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए एडमिशन कराने के लिए बैंक से रुपए निकालने गई तो पहले बैंक पासबुक में एंट्री करवाई। एंट्री में 55,000 30 मई को और 85,000 की 2 ट्रांजैक्शन दिखाई दी। ये देख खाता धारक और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। उन्होंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, नहीं तो आखिर ये हो कैसे गया। मेरे अपने सभी ग्राहकों से निवेदन है कि जो बैंक की एप्लीकेशंस हैं उसी को आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लें, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ में न लें। उससे फ्रॉड की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बीच में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ में लिया जा सकता है। पीड़ित का आरोप है कि इस तरह का फ्रॉड बैंक की लापरवाही और किसी न किसी कार्मिक की मिलीभगत से ही संभव है, क्योंकि बैंक से उन्हें ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन सूचना तक नहीं मिली। समय पर सूचना मिल जाती तो फ्रॉड के शिकार होने से वो बच सकते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को जागरूक करने में भी लगी हुई है। नागौर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी पुलिस की तर्ज पर कोटा पुलिस ने भी स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए एक नई पहल का आगाज किया है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के सहयोग से पुलिस ने सिर्फ तनावग्रस्त स्टूडेंट की पहचान कर पाएगी न सिर्फ, बल्कि काउंसलिंग करके उन्हें डिप्रेशन से निजात दिलाने का भी बीड़ा उठाएगी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोटा में नकारात्मक खबरों पर लगेगा विराम। सुसाइड रोकने के लिए पुलिस का नया प्लान। पहले हफ्ते की एक स्टूडेंट की बचाई जान। खुद मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन आत्महत्या में हल खोजने वाले छात्रों को तनाव मुक्त करने के उपाय तलाशती रहती हैं। इसी सिलसिले में उन्हें पता चला कि यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के सहयोग से 203 बच्चों की जान बचाई थी। यूपी पुलिस द्वारा एक मेटा से कोलैबोरेशन की गई थी, जिसमें कि कहीं से कोई भी अगर सेल्फ हार्म की कोई पोस्ट डालता है तो अलर्ट पुलिस के पास तुरंत आ जाता है और यूपी पुलिस ने इसके माध्यम से 203 जानें बचाई थी।
पुलिस ने मेटा से बातचीत शुरू की तो पता चला कि मेटा का सिस्टम सिर्फ एक जिले को केंद्रित करके ये काम नहीं कर सकता। जिसके बाद अमृता दुआ ने सूबे के वरिष्ठ अफसरों से संपर्क साधा, उनकी हरी झंडी मिल गई। ताजा समझौता के तहत मेटा न सिर्फ कोटा शहर के स्टूडेंट्स बल्कि पूरे राजस्थान से ऐसी जानकारी पुलिस के साथ साझा करेगा। जब मेटा टीम द्वारा हमें बताया गया कि ये एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक न होकर पूरे एक राज्य के लिए तो कर सकते हैं, तो हम कम से कम समय में ये जल्द से जल्द चालू हो जाए सुविधा, इसलिए कोटा पुलिस ने ही हमने इसको टेक ओवर किया कि पूरे राज्य का हमारे पास ही भेज दें। समझौते के तहत कंपनी अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुदकुशी से जुड़ी चीजें शेयर करने वाले स्टूडेंट्स का पता लगा करके उनकी जानकारी पुलिस के साथ साझा करेगी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे की टीम लगाई गई है। तो प्रक्रिया होती है, ये होता है कोई भी किसी भी तरह से व्यक्ति फेसबुक पे या इंस्टा पे सेल्फ हार्म की कोई पोस्ट डालता है, तो जो उनका एनालिटिकल सॉफ्टवेयर होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और एक अलर्ट जनरेट करता है। वो अलर्ट जैसे ही जनरेट होता है तो वो तुरंत उसके जो पूरी डिटेल्स हैं, जैसे कि व्यक्ति। और फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आगे देखिए फटाफट खबरों का बुलेटिन सिटी 70।